ये में हम लोग बात करेंगे आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड का स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है du/dt। ये हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और u मीन्स इंटरनल एनर्जी। और ये जो इंटरनल एनर्जी जो हमारा होगा, ये इंटरनल एनर्जी सॉलिड के लेटिस पॉइंट पे जो एटम का जो वाइब्रेशन है, इसके चलते उसका इंटरनल एनर्जी होगा। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का भी एटम के अंदर जो वाइब्रेशन, उसके चलते भी कुछ इंटरनल एनर्जी हो सकता है, लेकिन वो नेग्लिजिबल है। इसलिए एटम का वाइब्रेशन के चलते जो इंटरनल एनर्जी है, ये हम लोग डिराइव करेंगे और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसके पहले जो क्लासिकल फिजिक्स में डुलोंग्स पेटिट लॉ में हम लोग पढ़े थे, एक एक एटम का 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगर n नंबर ऑफ एटम है हमारे पास, तो 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी होगा वो होगा 1 kT। तो 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम में होगा 3n kT। तो U बराबर हमारा था 3n kT। जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे थे विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो हमको जो वैल्यू मिल रहा था वो मिल रहा था 3n k है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इसको n k को हम लोग r लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू जो हम लोग पुट कर रहे थे तो 5.97, जो कि एक कांस्टेंट हमारा आ रहा था। तो क्लासिकल मैकेनिक्स का इस्तेमाल करके हम लोग ये क्लासिकल थ्योरी हम लोग क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंगली हम लोग डुलोंग्स पेटिट लॉ हम लोग देखे थे, जिसमें हम लोग को ये पता चला जो CV स्पेसिफिक हीट ये कांस्टेंट होगा सॉलिड का। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ, एक्सपेरिमेंटल कर्व के साथ ये हमारा मैच नहीं खाया। जब हम लोग टेम्परेचर को CV के साथ हम लोग ड्रॉ किए, तो हम लोग देख रहे थे जब टेम्परेचर हमारा बहुत ज़्यादा हो रहा था तब ये मैच खा रहा था, लेकिन लो टेम्परेचर में ये कर्व हमारा मैच नहीं खा रहा था। तो इसी को दूर करने के लिए डुलोंग्स पेटिट लॉ में जो डिफ़िकल्टी आया था, इसी को दूर करने के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल किया और कुछ एजम्पशन उन्होंने सामने रखा। तो पहला एजम्पशन है हमारा, सॉलिड में जितना भी एटम्स हैं वो सब ऑसिलेटर्स हैं। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जैसे लोग ऑसिलेट करेंगे, अपना मीन पोजीशन ऑसिलेट करेंगे और एक दूसरे से वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। 2 नंबर एजम्पशन है, सभी जो हमारा एटम है वो सब आइडेंटिकल एनवायरनमेंट में ही वो लोग वाइब्रेट करेंगे और उसका अपना एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगा न्यू। तो कोई एक एटमिक ऑसिलेटर जिसका फ्रिक्वेंसी न्यू है, उसका जो वैल्यू ऑफ एनर्जी जो होगा वो होगा डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एनर्जी। और ये फार्मूला होगा हमारा En इक्वल टू NH न्यू, जहाँ पर n हमारा क्वांटम नंबर, n अगर 0 लेंगे तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, n अगर 1 लेंगे तो 1h न्यू, फिर 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू। इसका मतलब जो कोई भी ऑसिलेटर जो वाइब्रेट कर रहा है उसका जो फ्रीक्वेंसी इधर h न्यू होगा, या तो 2h न्यू होगा, या तो 3h न्यू। एनर्जी कंटिन्यूस नहीं है, बोलना चाह रहा है एनर्जी यहाँ पर डिस्क्रीट है। और हमारा सॉलिड में अगर n एटम अगर है, हर एक एटम अगर एक एक ऑसिलेटर n एटम अगर है, तो हमारे पास होगा क्या ना 3n नंबर ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्योंकि एक एटम तीनों डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकता है XYZ में। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका 3 है। तो n एटम ट्रीट करेंगे हम लोग 3n ऑसिलेटर के रूप में। उसके बाद ये जो ऑसिलेटर्स ये एक दूसरे के साथ ये डिस्टिंग्विशेबल है, माना इसको इजीली हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्रिस्टल लेटिस में। इसीलिए यहाँ पर हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को हम लोग यूज करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हम लोग यूज करेंगे। आप लोग जानते हैं, अगर फोटोन्स के बारे में अगर बात करें हम लोग तो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं। फर्मियंस के बारे में अगर बात करें तो हम लोग फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं, यूज़ करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। तो अब हम लोग डिराइव करते हैं लेटिस हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। तो मैक्सवेल के अनुसार जो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी है, कोई एक ऑसिलेटर जिसका एनर्जी इतना होगा at particular temperature, this is given by this function, energy function e to the power minus En by kT। ये पर्टिकुलर टेम्परेचर में जो नंबर ऑफ ऑसिलेटर जो इस एनर्जी से जो वाइब्रेट करेगा
वो इसका प्रोपोर्शनल होगा। तो एवरेज एनर्जी अगर हम लोग निकालना चाह रहे हैं कोई एक ऑसिलेटर का मान एवरेज अगर हम लोग निकालना चाह रहे हैं एवरेज, तो ई बार को एवरेज से हम लोग डिनोट करें तो एवरेज एनर्जी मीन्स टोटल एनर्जी बाय टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर। दिस इज आवर टोटल नंबर, ये नंबर हमको बताएगा टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर। और एक ऑसिलेटर का एनर्जी अगर ये जो हम लोग ई एन वाला टर्म से अगर ले रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर अगर ये संख्या का प्रोपोर्शनल होगा तो ई एन है एक कोई भी एक ऑसिलेटर का एनर्जी, तो इसके साथ इसको संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एनर्जी मिलेगा, और ये है टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर, तो हम लोग को एवरेज एनर्जी हम लोग को मिल जाएगा। तो ई एन के जगह में हम लोग एन एच न्यू लिखते हैं, यहाँ पर भी ई एन के जगह में एन एच न्यू लिखते हैं, नीचे में भी ई एन के जगह में एन एच न्यू हम लोग लिख लेते हैं। इसके बाद हम लोग इसको समेशन को हटा करके हम लोग प्लस साइन का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले n इक्वल टू अगर जीरो पुट करते हैं यहाँ पर इस फॉर्मूला में देखिए n इक्वल टू जब जीरो पुट करते हैं तो जीरो इंटू एच न्यू माने जीरो और ई टू द पावर जीरो हम लोग लिख सकते हैं। तो जीरो इंटू ई टू द पावर जीरो, तो ई टू द पावर जीरो माने होगा वन, तो जीरो इंटू वन माने जीरो ही होगा। और फिर प्लस करके ये जब n इक्वल टू वन होगा तो वन एच न्यू, फिर ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, इस ढंग से हम लोग लिख सकते हैं। तो जीरो इंटू ई टू द पावर जीरो, ई टू द पावर जीरो माने वन, जीरो इंटू जीरो, तो इसको जीरो ही लिख सकते हैं, बाद में हम लोग इसको जीरो लिखे। सेकंड वाला है वन, एन के जगह में वन पुट करेंगे तो एच न्यू ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, फिर एन के जगह में टू पुट करेंगे तो टू एच न्यू, यहाँ पर भी टू एच न्यू आएगी, नीचे में भी उस ढंग से आएगा। नीचे में तो सिंपल पहले जीरो पुट करेंगे तो ई टू द पावर जीरो माने वन होगा, फिर ई टू द पावर वन में माइनस एच न्यू बाई के टी, फिर टू में माइनस टू एच न्यू बाई के टी, इस ढंग से हमारा आगे बढ़ेगा। तो एच न्यू को अगर यहाँ से अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर जीरो के साथ एच न्यू अगर मल्टीप्लाई करेगा तो जीरो आएगा, तो यहाँ से एच न्यू, यहाँ से एच न्यू अगर ले लेंगे तो ये बचेगा, अगर एच न्यू ले लेंगे तो हमारा टू बचेगा, और नीचे में ये संख्या का हम लोग वैसे ही लिख रहे हैं। तो इसको और थोड़ा सिंपल बनाने के लिए माइनस एच न्यू बाई के टू बराबर एक्स लिख रहे हैं, बाद में इसको पुट कर देंगे तो माइनस एच न्यू बाई के टी की जगह में एक्स लिखेंगे, यहाँ पर ई टू द पावर एक्स, यहाँ पर ई टू द पावर टू एक्स, यहाँ पर इस ढंग से जाएगा। यहाँ पर भी नीचे में वन प्लस ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर टू एक्स, इस ढंग से होगा। तो ई बार बराबर एच न्यू, ये जीरो ई टू द पावर एक्स है, प्लस टू ई टू द पावर टू एक्स, प्लस थ्री ई टू द पावर थ्री एक्स, और नीचे में वन प्लस ई टू द पावर एक्स, प्लस ई टू द पावर टू एक्स, प्लस ई टू द पावर थ्री एक्स, इस ढंग से इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसको हम लोग बहुत ही सिंपल हम लोग लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको अगर हम लोग इस ढंग से लिख रहे हैं क्योंकि न्यूमरेटर में हमारा जो है वो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कॉफिशिएंट दिया हुआ है न्यूमरेटर में। तो ई बार इक्वल टू एच न्यू, ये जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ये वाला एक्स, क्योंकि लॉग एक्स का जानते होता है वन बाई एक्स, तो वन बाई एक्स, फिर इसका अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते तो जीरो, इसका करेंगे तो एक्स आ जाएगा, इसका करेंगे तो टू इंटू ई टू द पावर एक्स आ जाएगा, फिर थ्री इंटू ई टू द पावर थ्री एक्स आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसको इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग एक्सपांशन में जानते हैं, यहाँ पर जो ब्रैकेट में वन प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर टू एक्स, इसको अगर एक्सपांड अगर हम लोग करते हैं तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसी को एक्सपांशन वन प्लस ई टू द पावर एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं वन बाई वन माइनस ई टू द पावर एक्स। तो क्या बन जाएगा, अच्छा हाँ, ये लॉग का में जो है एक्सपांशन, इसी को हम लोग लिख सकते हैं वन बाई वन माइनस ई टू द पावर एक्स। तो ये वाला ये पार्ट को छोड़ दीजिए, ये वाला पार्ट क्या बनेगा, लॉग वन बाई वन माइनस ई टू द पावर एक्स। ये जब ऊपर जाएगा तो लॉग वन माइनस ई टू द पावर एक्स टू द पावर माइनस वन है, माइनस वन आप लोग जानते हैं इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस लॉग इतना हम लोग लिख सकते हैं। तो ऊपर का जो इक्वेशन थ्री था वो हमारा क्या बन जाएगा, ई बार इक्वल डी जो माइनस आ रहा तो माइनस एच न्यू कर रहे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग इतना। तो माइनस एच न्यू का माइनस एच न्यू लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है वन बाई एक्स, फिर तो ये हमारा फंक्शन में जाएगा, तो ये माइनस है ई टू द पावर एक्स का उतना ही होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एच न्यू ई टू द पावर एक्स बाई वन माइनस ई टू द पावर एक्स। तो ये जो ई टू द पावर एक्स को नीचे हम लोग डिवाइड कर देते इसके साथ, फिर वन बाई ई टू द पावर एक्स करते हैं, फिर ई टू द पावर एक्स बाई ई टू द पावर एक्स, तो वन बाई ई टू द पावर एक्स तो ई टू द पावर माइनस एक्स चला जाएगा, ये कैंसिल होकर के वन बनेगा। तो एक्स का जो वैल्यू था हमारा माइनस एच न्यू बाई के टी, तो माइनस एक्स का वैल्यू होगा प्लस एच न्यू बाई के टी, तो ई बार इक्वल टू हमारा क्या होगा एच न्यू, और माइनस एक्स का वैल्यू होगा प्लस एच न्यू बाई के टी माइनस वन। ये हमारा एवरेज एनर्जी आ गया ऑसिलेटर। इसके बाद हम लोग का एवरेज एनर्जी इस ऑसिलेटर का अगर इतना है
तो टोटल एनर्जी 3n ऑसिलेटर का कितना होगा ये हम लोग को निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, n नॉट अगर हमारे पास ऑसिलेटर है और अगर हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर n नॉट है तो दिस इज इक्वल टू 3n नॉट ऑसिलेटर, क्योंकि एक एक ऑसिलेटर का 3 इंडिपेंडेंट वाइब्रेशन हो सकता है। तो टोटल जो एनर्जी क्लासिकल मैकेनिक्स जैसे लिए तो वैसे हम लोग लिए, एक ऑसिलेटर का एनर्जी अगर ई बार है तो 3n नॉट का 3n नॉट इंटू ई बार होगा, तो 3n नॉट ई बार बराबर हमारा आया था एवरेज एनर्जी एच न्यू बाई टू द पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। तो अभी स्पेसिफिक हीट हमारा सी वी बराबर क्या होता है डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो 3n नॉट एच न्यू ये है कॉन्स्टेंट डी बाई डी टी, अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नीचे वाला टर्म ऊपर उठेगा तो इसको हम लोग -1 लिखेंगे। तो डी बाई डी टी अब हमारा इसको आप लोग मान लीजिए x टू द पावर -1, तो क्या होगा x टू द पावर n, तो n इंटू एक्स टू द पावर क्या होगा n -1 तो -2 होगा। फिर ये फंक्शन ऑफ फंक्शन में जाएगा, डिफ्रेंशिएट अगर इसका करते ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी उतना ही होगा। टी का जो कॉफिशिएंट है एच न्यू बाई के वो बाहर आ जाएगा। फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/t का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/t उसका, तो माइनस और माइनस ये हमारा हो जाएगा प्लस 3n नॉट एच न्यू उतना ही लिख रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जा रहा। फिर क्या बचा हमारा एच न्यू, इसको एच न्यू को लाएँ नीचे में, ये वाला पार्ट -2 नीचे में +2 स्क्वायर आ जाएगा, यस +2 स्क्वायर में, तो ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी इतना है। फिर नीचे में यहाँ पर क्या बचा 1/kt स्क्वायर बचा। बहुत ही सिंपल है यार, डिफ्रेंशिएट एक्स टू द पावर n क्या होगा n इंटू एक्स टू द पावर n-1, फिर ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी का डिफ्रेंशिएशन होगा ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी, क्योंकि टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में है तो एच न्यू बाई के है टेम्परेचर का कॉफिशिएंट वो बाहर आ जाएगा। फिर बचेगा 1/t है, तो 1/t का डिफ्रेंशिएशन होगा -1/t स्क्वायर, तो -1 और यहाँ -1 प्लस हो जाए और बात बाकी तो अरेंज करके हम लोग लिखें। इसी को हम लोग लिख सकते हैं और थोड़ा सा अरेंज करके सी वी इक्वल 3n नॉट को 3n नॉट लिखें, ये वाला नीचे वाला टर्म को उतना ही लिखें, ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी को उतना ही लिखें। यहाँ पर देखिए k है टी स्क्वायर है, तो यहाँ पर अगर k को अगर स्क्वायर करना चाहेंगे तो ऊपर भी एक तो k मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3n नॉट ऊपर भी एक तो k मल्टीप्लाई कर देते तो नीचे में k स्क्वायर टी स्क्वायर होगा, तो k स्क्वायर टी स्क्वायर को k टी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर भी एच न्यू तो एच न्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारा आइंस्टाइन का फार्मूला है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। अगर हम लोग इस रिजल्ट को और थोड़ा सिंपल बनाना चाह रहे तो एच न्यू बाई के जगह में एक टेम्परेचर ले रहे थीटा, इसको आइंस्टाइन टेम्परेचर के नाम से जानते हैं, तो इसी को और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। एच न्यू बाई के जगह में खाली थीटा ही लिख रहे हैं, नीचे में टी का टी लिख रहे हैं, एच न्यू बाई के जगह में थीटा ही लिख रहे हैं, टी का टी लिख रहे हैं यहाँ पर भी। तो ये आइंस्टाइन का टेम्परेचर के फॉर्म में ये हमारा इक्वेशन 6 आ गया। यहाँ पर क्या माने हम लोग एच न्यू बाई के बराबर थीटा ही माने हैं, तो यहाँ से न्यू बराबर क्या होगा के थीटा ई बाई एच, इसको हम लोग आइंस्टाइन ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी हम लोग बोलते हैं। अब ये जो आइंस्टाइन का जो इक्वेशन आया ये इक्वेशन 5 ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ मैच करा कि इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर में ये जो एवरेज एनर्जी जो आया था इस ऑसिलेटर का, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना, जब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है तो एच न्यू ये बहुत छोटा होगा के टी से, या के टी बहुत बड़ा होगा एच न्यू से। तो अगर हमारा के टी बहुत बड़ा होगा एच न्यू से तो ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी बहुत ही छोटा होगा, तो उसको हम लोग ई टू द पावर एक्स के फॉर्म में ये होगा तो ऐसे तोड़ सकते हैं 1 + x + x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, तो इसी को लिख सकते हैं 1 + x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, वो और छोटा टर्म हो जाएगा तो स्मॉल टर्म को नेगलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी के जगह में 1 + h न्यू बाई के टी हम लोग को लिखना है। तो क्या आ जाएगा एवरेज एनर्जी ई बार इक्वल टू एच न्यू, तो एच न्यू था, ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी के जगह में क्या लिखेंगे 1 + h न्यू बाई के टी, फिर तो यहाँ पर -1 है इसलिए -1 लिख रहे हैं, तो -1 + 1 कैंसिल आउट हो गया, एच न्यू फिर एच न्यू बाई के टी, एच न्यू कैंसिल आउट हो गया के टी। तो एवरेज एनर्जी एक ऑसिलेटर का एवरेज एनर्जी के टी, तो सी वी बराबर स्पेसिफिक बराबर क्या होगा डी यू बाई डी टी। तो टोटल अगर हमारे पास 3n नॉट ऑसिलेटर है तो 3n नॉट इंटू एवरेज एनर्जी क्या है के टी है, तो 3n नॉट के टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है कैपिटल टी, तो हमारा 3n नॉट के
कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dt बाई dt 1 होगा, एन नॉट के हम लोग r लिख सकते हैं। यही है क्लासिकल जो रिजल्ट था हमारा डुलोंग्स पेटिट लॉ, यही है। और एक्सपेरिमेंटल कर्व भी हमारा सेम बता रहा। तो हाई टेम्परेचर में अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये काम कर रहा। लो टेम्परेचर में ले रहे, एच टी डिक्रीजेज, हमारा एवरेज एनर्जी बहुत ही रैपिडली फॉल होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है, अगर हमारा टेम्परेचर बहुत ही कम है तो एच न्यू बहुत बहुत बड़ा होगा। तो ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी, एच न्यू अगर बहुत बहुत बड़ा है तो एच न्यू बाई के टी भी माने ई टू द पावर भी बहुत बड़ा होगा, जो कि 1 से बहुत ही बड़ा होगा। तो एक तो एक्सप्रेशन जो हमारा था एवरेज एनर्जी में, ये जो पार्ट था ई टू द पावर एच न्यू बाई ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1, ये टर्म अगर बहुत ही बड़ा है, ये वाला टर्म, तो उसके साथ 1 घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 नेग्लिजिबल है। तो ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी को सिंपली ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी ही हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारा इस कंडीशन में ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी बहुत बहुत बड़ा है 1 से, तो दिस माइनस 1 बराबर इतना ही लिख सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन 5 क्या बनेगा, ये था इक्वेशन 5। तो क्या बनेगा, ये सब तो ऐसे ही लिखेंगे, ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी को ऐसे लिखेंगे, ई टू द पावर एच न्यू माइनस ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1 को हटा देंगे, तो ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी का होल स्क्वायर है। तो ऊपर में एक ठो, ऊपर वाला नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, नीचे में एक ठो रहेगा, तो यही वाला ऊपर जब जाएगा तो ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी हो जाएगा, बाद बाकी वही चीज़ है। तो हमारा क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट होकर के एक ठो नीचे में बचेगा, वो ऊपर जाएगा। तो एन नॉट के को हम लोग लिख सकते हैं आर एच न्यू बाई के टी का स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, और आइंस्टाइन टेम्परेचर के फॉर्म में, क्योंकि एच न्यू बाई के जगह में हम लोग लिख सकते हैं थीटा है। तो ये हमारा रिजल्ट है। इसको अगर एक्सपेरिमेंटल कर्व के साथ मैच करके देखेंगे तो ये एक्सपेरिमेंटल कर्व के साथ मैच नहीं खा रहा, लेकिन हम लोग लिए बहुत बहुत लो टेम्परेचर में, बहुत बहुत लो टेम्परेचर में ये मैच नहीं खा रहा, क्योंकि बहुत बहुत लो टेम्परेचर में ये टी क्यूब लॉ को फॉलो करता। टी क्यूब लॉ ये हम लोग आगे का वीडियो में हम लोग बात करेंगे, डिबीज थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट में, वहाँ पर हम लोग देखेंगे। लेकिन हम लोग देख रहे हैं अगर स्पेसिफिक हीट और टी बाई थीटा ई को अगर हम लोग इसके बीच में अगर ग्राफ बनाया जाए तो आइंस्टाइन से जो कर्व आ रहा है वो हर टेम्परेचर के लिए फिट हो रहा है, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, लेकिन बहुत बहुत लो टेम्परेचर में ये फिट नहीं खाएगा। इसमें एक्चुअली आइंस्टाइन जो एज्यूम किए हैं हर एक एटम एक इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर के रूप में, यहीं पर ये एजम्पशन में ही थोड़ा सा गलती था। ये एजम्पशन अगर वो नहीं करते, सभी ऑसिलेटर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, अगर ऐसा एज्यूम करते तो वेरी लो टेम्परेचर में भी उनका जो थ्योरी है वो काम करता। तो डेविस थ्योरी में आगे का वीडियो में हम लोग बात करेंगे, इस वीडियो में सिर्फ इतना है।